हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आज की इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की जो साइकोलॉजी है उसका चैप्टर 1 उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं, यानी कि जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती है, उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसको देखेंगे। और जो भी हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स करते हैं उसके असेसमेंट के टूल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं, किस बेसिस पर कर सकते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस और इसकी कुछ थ्योरीज के बारे में, यानी कि जो बुद्धि है, बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हैं, बुद्धि से संबंधित जो भी अप्रोचेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो इंटेलिजेंस है और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो कल्चर है इंटेलिजेंस से किस तरह से रिलेट है, किस तरह से जो कल्चर होता है इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है, और इंटेलिजेंस का जब डेवलपमेंट होता है उसमें कल्चर किस तरह से अपना योगदान, अपना रोल देता है। फिर हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ईक्यू के बारे में, ठीक है। फिर हम कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में जानेंगे, इसमें एप्टीट्यूड वगैरह इन सबको पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में, कि किस तरह से हम अपने नए नए आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी क्या परफेक्ट डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट एक जैसा होता, या फिर हम अपनी क्लास में देख सकते हैं, स्कूल में देख सकते हैं, सभी बच्चे होशियार होते तो क्या होता, या फिर सभी बच्चे शैतान होते तो क्या होता, ठीक है। तो सारा का सारा बोरियत का माहौल हो जाता, सब एक जैसे हो जाते, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, ना हमें मजा आता, ना पढ़ने में मजा आता, ना शैतानी करने में मजा आता। अगर चारों तरफ शैतान है तो समझदार इंसानों की कमी रहती, और अगर चारों तरफ होशियार हैं, ठीक है, तो चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान होता और तंग करने वाले शैतान बच्चे बहुत कम होते। अगर हम अब पर्यावरण की बात करते हैं, यहाँ पे सब चीज अगर एक जैसी होती, पूरे पर्यावरण में सभी इंसान एक जैसे होता, उनका बिहेवियर एक जैसा होता, जितने भी पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, उन सब का रंग एक जैसा होता, तो कितना बोरियत जैसा माहौल होता, ठीक है। तो ये जो भिन्नताएं होती है ना, इन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भिन्नताएं होती है इन्हीं के गुण होते हैं, इन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग लोगों में जो गुण देखने को मिलते हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो मनुष्य में क्या क्या भिन्नताएं हो सकती हैं, मतलब मनुष्य में क्या क्या समानताएं हो सकती हैं, क्या भिन्नताएं हो सकती हैं, एक बार उनके बारे में बात करते हैं। क्या मनुष्य की बुद्धि एक जैसी हो सकती है? आप अपने आसपास देखो, आप अपने घर में देखो, आपके भाई बहन की क्या बुद्धि एक जैसी है? अपने स्कूल में देखो, अपने क्लासरूम में देखो, सोसाइटी में देखो, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, ठीक है। सबके पास जो स्किल्स होती हैं, यानी कि जो कौशल होते हैं, सीखने के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। सबके पास इंटरेस्ट हर चीज में, सब में अलग होता है। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को हिस्ट्री ज्यादा पसंद होती है, किसी को पॉलिटिकल साइंस ज्यादा पसंद होती है, ठीक है, किसी को साइकोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को सोशियोलॉजी अच्छी लगती है। यानी कि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और सबकी पर्सनैलिटी भी अलग 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 होती है। कोई अलग तरीके से सोचता है, किसी को अलग तरीके से रहना अच्छा लगता है, कोई अलग तरीके से कपड़े पहनता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। और कोई भी जो व्यक्ति होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, वो सबका अलग होता है, ठीक है। तो जब ये अलग अलग जो भिन्नताएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं और एक क्वालिटी को बनाती हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर मनोवैज्ञानिक गुण, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना कि मनुष्य जो होते हैं ना उन सब में भिन्नताएं मिलती हैं हमें। उसकी बुद्धि अलग होती है, सबका कौशल अलग होता है, सबकी रुचि अलग होती है, सबका व्यक्तित्व अलग होता है, सबके आदर्श या फिर जो वैल्यूज होती है ना वो सबकी सब अलग होती हैं। और जब मनुष्य की ये पांचों के पांचों गुण आपस में मिलते हैं तब बनता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। फिर अगर हम बात करते हैं हर व्यक्ति की, तो वो अपने आप में अलग होता है, ठीक है। यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, भले ही वो थोड़ी हो ज्यादा हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। अब इसी में हमें जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं मिलती हैं, यानी कि सब में कुछ ना कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। अब ये जो असमानताएं होती हैं इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं इसी को बोला जाता है। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं स्थायी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक विशेषता, मनोवैज्ञानिक गुण, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं,
यानी कि ये एक रूप होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का जो कि परमानेंट होता है, ठीक है, यानी कि स्थायी होता है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। एक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है तो दूसरा व्यक्ति उसको उसी चीज को, उस क्वेश्चन को अलग तरीके से करता है, अलग तरीके से उसको करने की सोचता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, इसी को बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको समझने में, उसको परिभाषित करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। अब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसका जो प्रदर्शन होता है वो हमारे व्यवहार से होता है, कि हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से खाते पीते हैं, पहनते हैं, और समाज में हम किस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जो हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, वो हमारे व्यवहार से हमें सभी लोगों में दिखाई देखने को मिलती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है वो हर जगह अलग सेम तो नहीं रहता है। हम स्कूल में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, हम घर में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं, बात करते हैं, अलग तरीके से खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हम अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक है, अलग तरीके से खाते पीते हैं, ठीक है, अलग तरीके से, मतलब सारी की सारी चीजें अलग अलग करते हैं। तो हमारा जो व्यवहार होता है ना वो हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर जगह एक जैसा सोचते हैं? एक जैसा नहीं सोचते हैं। हमारी जो थिंकिंग होती है पेरेंट्स के सामने अलग होती है, दोस्तों के सामने अलग होती है, टीचर्स के सामने अलग होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार होता है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं, उस चीज से हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर हम घर में हैं तो घर का माहौल अलग होता है, घर की परिस्थिति अलग होती है, तो वहां पे हम अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में हमारे आसपास दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वहाँ का एनवायरमेंट अलग होता है, वहाँ की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो जब हमारा जो व्यवहार होता है वो स्थिति पर निर्भर कर जाता है तो इसी को बोलते हैं हम स्थितिवाद या फिर सिचुएशनलिज्म, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा व्यवहार होता है ना, यानी कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति से, उसके एनवायरमेंट से प्रभावित होता है, इसी को स्थितिवाद कहा जाता है, इसी को सिचुएशनलिज्म कहते हैं, जब हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर हमारे एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है, मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर हमें किसी की जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उसको समझना है तो हमें सबसे पहले उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये इसका पहला कदम होता है। अब ये जो असेसमेंट होता है वो हमारे व्यवहार पर आधारित होता है, यानी कि व्यवहार के आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, या फिर जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उनके लिए। तो हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे कॉग्निशन पर डिपेंड करता है, कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी मतलब जो दिमाग से संबंधित जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी संज्ञानात्मक के अंदर आती हैं। वो होता है संज्ञानात्मक व्यवहार। हम किस तरीके से जो अलग अलग संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको मैनेज कर पाते हैं, हमें रिजेक्शन मिलते हैं, हम हमारे पास रिस्क आता है, अलग अलग तरह की जो चुनौतियां आती हैं उनमें हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर हमारा इवेल्युएशन किया जाता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। और जो थर्ड हमारा जो बिहेवियर होता है, तीसरा जो व्यवहार होता है वो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है। हम समाज में अपने घर परिवार में दोस्तों के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार कर पा रहे हैं। तो इन तीनों चीजों के आधार पर, यानी कि इन तीनों व्यवहारों पर हमारा जो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मूल्यांकन है वो निर्भर करता है। अब जो पूरा का पूरा जो मूल्यांकन होता है वो एक प्रक्रिया होती है जो पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, यानी कि व्यवस्थित परीक्षण प्रक्रिया होती है, तभी जाकर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें तीन चीजों को समाहित किया जाता है, कि जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, यानी कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, वो कौन कौन से काम कर सकता है, उसका व्यवहार कैसा है जिसकी हमने अभी बात करी है, और उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके आधार पर भी हमारा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन कौन से होते हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल असेसमेंट की। इसमें दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। दोनों की हम बात करेंगे। जो फॉर्मल होता है, आप हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक परीक्षण, ठीक है। तो औपचारिक यानी कि औपचारिकता इसमें ज्यादा होती है, इसमें रूल्स रेगुलेशन सबके सेम होते हैं, सभी के साथ एक जैसा बिहेव किया जाता है। वहीं पर अगर हम इन फॉर्मल की बात करते हैं, अनौपचारिक परीक्षण की बात करते हैं, तो उसमें सारा का सारा फेमिलियर चीजें होती हैं, ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं,
सबके लिए अलग अलग होता है, एडजस्टेबल होता है। तो ये जो फॉर्मल असेसमेंट होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि पहले से तैयार होता है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पहले से तैयार रहते हैं और उनका एक आंसर फिक्स रहता है कि इस प्रश्न का यही आंसर हो सकता है, इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो ये पूर्व निर्धारित होता है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं तो वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसमें जो इंटरव्यूअर होता है यानी जो साक्षात्कार कर रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो अपने आप से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रश्न होते हैं वो पहले से निश्चित नहीं होते हैं, पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। जो फॉर्मल असेसमेंट होता है वो सभी के लिए समान होता है, यानी कि कोई भी किसी भी एज ग्रुप का बच्चा होता है जिसके लिए असेसमेंट बनाया जा रहा है, किसी उसका पढ़ाई का स्तर कितना भी कैसा भी हो, तो वो सबके लिए समान होगा। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं वो सभी के लिए समान नहीं होता है, यानी कि हर किसी के लिए उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो अलग बनेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि जो सबके लिए समान नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब जो फॉर्मल असेसमेंट होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। चार कुछ आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है वो व्यक्तिपरक होता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मल असेसमेंट होता है उसमें रूल्स रेगुलेशन पहले से निर्धारित होते हैं, यानी कि रूल्स उसमें पहले से बना दिए जाते हैं कि किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से सारी की सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। हमने बात करी थी ये जो सारी की सारी चीज होती है मिलके एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का निर्माण करते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो अभी हम इन्हीं क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस होती है वो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को बनाती है। अभिक्षमता यानी कि जो एप्टीट्यूड होता है, हमारी सीखने की जो क्षमता होती है, वो हमारे गुणों को बनाती है, गुणों को निर्धारित करती है। हमारी सब चीजों में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, वो भी हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को बनाने में काम करता है। सभी जितने भी लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। और सबके जो वैल्यूज होते हैं यानी कि जो जीवन जीने के आदर्श होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सबके अलग होते हैं। और यही जब पांचों चीजें आपस में मिलती हैं, एक कंबाइंड रूप में आती हैं, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि एक ऐसी, मतलब ये समझ लो, एक ऐसी क्षमता है जिसमें हम अपने पर्यावरण को समझ सकते हैं, सविवेक चिंतन कर सकते हैं, चुनौतियों को सामना कर सकते हैं। और जब चुनौतियों का सामना होता है यानी कि हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं, तो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका एक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले क्या है, हमारे आसपास यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट होता है हम उसको समझ सकते हैं, वो इंटेलिजेंस होती है। समझने की क्षमता इंटेलिजेंस होती है। चिंतन यानी कि जो थिंकिंग करने की जो एबिलिटी होती है वो इंटेलिजेंस होती है। किस तरीके से हम जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उसको किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं क्षमता। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंटेलिजेंस। अब डेफिनेशंस दी है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के बारे में, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। तो जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी भिन्नताएं होती हैं हम उसको अच्छी से निकाल सकते हैं। फिर हम उसको अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी माहौल को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, और तर्क वितर्क कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू जज, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीजन वेल, यानी कि लॉजिक जो होते हैं वो दे सकते हैं अच्छी तरीके से, तो यही होती है इंटेलिजेंस। जो दूसरी डेफिनेशन दी थी वो दी थी वेशलर ने। तो उन्होंने कहा था कि द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है उसकी कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, यानी कि तार्किक रूप से सोचने की जो क्षमता होती है, अच्छे अच्छे लॉजिक देने की जो क्षमता होती है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका एक्ट होता है, वो पर्पसफुली होना चाहिए, यानी कि एक उसके पास टारगेट होना चाहिए, टारगेट को सामने रखकर उसे काम करना चाहिए। एंड टू डील इफेक्टिवली, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उसको एक प्रभावी ढंग से डील करें। ठीक है, अपने एनवायरमेंट में, वही इंटेलिजेंस होती है। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, तो हमारे अंदर जो भी हमारी जो क्षमता होती है कि हम किस तरीके से किसी कौशल को सीख सीख सकते हैं, तो अलग अलग कौशलों को सीखने की जो क्षमता होती है यानी कि पोटेंशियल होता है, वो होता है एप्टीट्यूड। अब
तो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए वातावरण दिया जाए तो क्या वह उस कार्य को, उस कौशल को सीख पाएगा या नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट आपने सुने होंगे, जैसे यूपीएससी में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो वहां से क्या होता है कि हमें व्यक्ति के बारे में कुछ हमें उसका साइकोलॉजी पता चल जाती है कि वो क्या इस काम को अच्छे से सीख सकता है या नहीं सीख सकता है, अगर उसको हम ट्रेनिंग दें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो स्किल्स को सीखने की, उसको लर्न करने की जो पोटेंशियल होती है, एबिलिटी होती है, उसी को बोला जाता है एप्टीट्यूड। और सिर्फ इससे ये निर्धारित किया जाता है कि क्या उस व्यक्ति को हम अगर ट्रेनिंग दें तो क्या वो उस चीज को सीख सकता है या नहीं सीख सकता है। तो एप्टीट्यूड से सिर्फ इतना ही जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का मतलब आपने सुना होगा, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में, यानी कि अलग अलग कार्यों में, एक से अधिक कार्यों में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता रुचि कहलाती है। यानी कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को किस में ज्यादा आप बिजी रखोगे, किसमें अधिक व्यस्त रखोगे। ठीक है, तो उसकी जो वरीयता होती है, प्रायोरिटी होती है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास पढ़ाई का काम है, घर का काम करना है, आपको बाहर जाके काम करना है, आपके पास तीन ऑप्शन है। अब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस काम को करना चाहते हो। तो आप उन तीनों में से वही काम चूज करोगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी पे रखोगे। तो जिस काम में आप अपने आप को सबसे ज्यादा बिजी रखते हो वो कहलाता है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभिरुचि के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन से यानी कि जो इंटरेस्ट होता है उसकी इवैल्यूएशन से हमें ये पता चल जाता है, ये निर्णय लेने में सहायता मिल जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से विषय में अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्ति की वह स्थायी विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारी कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो हमें अलग अलग लोगों से अलग बनाते हैं। यानी कि हमारे जो परमानेंट क्वालिटीज होती हैं वो हमारी पर्सनैलिटी कहलाती हैं। आप इन चीजों के बारे में आगे जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इसकी भी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अब जो व्यक्ति की अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, यानी कि कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं, जैसे व्यक्ति प्रभावी है, व्यक्ति इफेक्टिव है या नहीं है, विनम्र है, किस तरह का व्यक्ति है, संवेदता स्थिर है, यानी कि जो इमोशंस है वो किस तरीके से हैं, वो अच्छी तरीके से सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, जब वो उसको चैलेंजेस मिलते हैं किस तरीके से उसको फेस करता है, क्या वो डर जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें आती हैं वो पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। तुनक मिजाज तो नहीं है वो। ठीक है, यानी कि मजाकिया किस्म का इंसान ना हो, किसी भी चीज को जल्दी सीरियस ना लेता हो। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज होती हैं सारी की सारी पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। जैसे अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा विनम्र विनम्र व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, विनम्र टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यूज के बारे में, यानी कि जो आदर्श होते हैं वो क्या होते हैं। तो व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं कि व्यक्ति किसी चीज में विश्वास करता है या नहीं करता है। तो जीवन में जो व्यवहार होते हैं उसके लिए एक जो मानक होते हैं, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको निर्धारित करने का काम करते हैं वैल्यूज। और हमारे जो पूरा बिहेवियर होता है, पूरा व्यवहार होता है, उसको निर्देशित करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज होते हैं, आदर्श होते हैं, जीवन जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं कि अगर मेरा वैल्यू ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, तो मैं पूरे जीवन भर झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा वैल्यूज है किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो मैं पूरे जीवन भर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। तो जीवन जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी को बोलते हैं हम वैल्यूज या फिर आदर्श। अब जो असेसमेंट होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे इसी पर आधारित होते हैं। इसमें कुछ प्रश्नों को निर्धारित किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस में भी पहले की तरह रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फॉर्मल पढ़ा था ना, उसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट को लाया जाता है। फिर होता है इंटरव्यू, कि हम जिस भी व्यक्ति का असेसमेंट करना चाहते हैं, जिस भी बंदे का असेसमेंट करना चाहते हैं, हम उससे कुछ बातचीत करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे। और इसमें हम हर तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनको उससे पूछ सकते हैं। तो वहां पर वो एक सब्जेक्टिव रूप से अपने उसके अंदर जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको बता सकता है। फिर आता है केस स्टडी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्ति का अध्ययन हम इस चीज में करते हैं, उसका पूरा पास जाने की कोशिश करते हैं, अभी वर्तमान में वो क्या कर रहा है, उसके जितने भी मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उन चीजों को हम केस स्टडी के अंदर पढ़ते हैं। फिर हम करते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम उस व्यक्ति को बिना बताए उसको देख रहे होते हैं, किस तरीके से वो बिहेवियर कर रहा होता है, हम उसकी जितनी भी चीजें वो कर रहा है उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं इस ऑब्जर्वेशन के अंदर। और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी उसका असेसमेंट किया जा सकता है।
आत्म प्रतिवेदन यानी कि सेल्फ रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति का असेसमेंट करना होता है वो अपने आप से स्वतः ही उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो वो होती है सेल्फ रिपोर्ट। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, यानी कि कुछ सिद्धांत दिए हैं बुद्धि से संबंधित संबंध में, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरीज की अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसमें हम इंटेलिजेंस को अध्ययन करते हैं, बुद्धि का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इंटेलिजेंस को स्टडी करने की अप्रोचेस होती हैं, दो अप्रोचेस होती हैं। पहली होती है साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब इसके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो उसको ना अलग अलग कंपोनेंट का माना जाता है, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो सोचने की, थिंकिंग की जो स्किल होती है, वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। यानी कि इसमें जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस के द्वारा किसी कार्य को करने में अलग अलग कारकों की, अलग अलग फैक्टर्स की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर ये होता है। इसमें जो इंटेलिजेंस होता है अलग अलग स्तर पर कार्य करती है, यानी कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग लेवल्स पर वो काम करती है। लेकिन जो दूसरी अप्रोच होती है उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस का काम होता है थिंकिंग करना, ठीक है। तो जो थिंकिंग करने का जो काम होता है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर उसको प्रोसेस करने का काम होता है, ये अप्रोच ये कहती है। तो इन्फॉर्मेशन को हमारा जो माइंड होता है वो लेता है, इंटेलिजेंस लेती है और उसको प्रोसेस करने का काम करती है और बाद में एक काम को निष्पादित करती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है किस तरीके से किसी कार्य को करता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को। तो बस बेसिकली चीज इसमें ये देखो, जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है उसमें अलग अलग फैक्टर्स को वरीयता दी जाती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है वो प्रोसेस को वरीयता देता है, उसको प्रायोरिटी देता है कि कोई व्यक्ति है वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। जितनी भी हमारी थ्योरीज होती हैं उनको हम इन दो अप्रोचेस के अंदर फिक्स करते हैं, जैसे यूनिफैक्टर, बाई फैक्टर, ये जो सारी की सारी थ्योरीज आती हैं वो साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आती हैं। और हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज आती हैं वो इसके अंदर आती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर। और इससे दोनों से रिलेटेड आगे हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में, यानी कि एक कारक सिद्धांत। अब इसके जो प्रतिपादक थे एल्फ्रेड बिने थे, और ये पहली थ्योरी थी इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इन्होंने दी थी। अब इसमें इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है, सभी लोगों में एक प्रकार की ही बुद्धि पाई जाती है, यानी कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं सब में हमें एक ही तरह की बुद्धि दिखाई देखने को मिलती है। तो इंटेलिजेंस को मल्टीपल पार्ट्स में, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको काट नहीं सकते, अलग अलग टुकड़ों में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि इंटेलिजेंस का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस होती है वो सुप्रीम होती है, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वो इंटेलिजेंस होती है। तो अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक आदमी अगर किसी को अच्छे से करता है तो वही आदमी दूसरा काम भी उतनी अच्छे तरीके से करेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कि कोई एक आदमी है अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, तो वही दूसरा आदमी एक हलवाई के रूप में जलेबी भी उतनी अच्छी बनाएगा, उतने ही अच्छे समोसे बनाएगा, ठीक है। तो ये कहा था यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। अब बात करते हैं बाइफैक्टर थ्योरी के बारे में, यानी कि द्विकारक सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो स्पीयरमैन थे, इन्होंने इस बाइफैक्टर थ्योरी को दिया था। इन्होंने इसमें जो बुद्धि थी, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस थी, उसको दो भागों में विभाजित किया था, दो भागों में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था जी फैक्टर, और दूसरा था एस फैक्टर। तो जी फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं हम जनरल फैक्टर, जो सब में मिलता है। एस फैक्टर होता है स्पेशलाइज्ड फैक्टर, जो कि जो कुछ लोग होते हैं उनमें ही हमें देखने को मिलता है, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उनमें हमें ये एस फैक्टर देखने को मिलता है। तो जो जी फैक्टर होती है वो कॉमन सेंस होती है, यानी कि जनरल फैक्टर होती है, वो सब में मिलती है। तो ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना तो तभी से कॉमन सेंस उसके अंदर आ जाती है, और प्रकृति में ही पूर्ण रूप से सभी लोगों में विद्यमान होती है। ये सार्वभौमिक तत्व है, यानी कि सभी लोगों में ये पाया जाता है। किसी कार्य को करने में इन तत्वों का उपयोग होता है। अगर नॉर्मली हमें खाना खाना है, चलना है, ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर होते हैं, वो इन काम को करने में हेल्प करते हैं। उम्र का कोई भी प्रभाव इस फैक्टर पर नहीं पड़ता है, यानी कि कोई अगर 15 साल का बच्चा है तो उसके अंदर भी उतनी कॉमन सेंस होगी, और अगर वही बच्चा 65 साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, तो उसके अंदर भी जो कॉमन सेंस है वो उतनी ही रहेगी। तो अगर किसी के अंदर जी फैक्टर ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर कॉमन सेंस ज्यादा है, तो जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकता है, जल्दी से सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर हम एस फैक्टर की बात करते हैं तो ये एक स्पेशल फैक्टर होता है, यानी कि स्किल होती है जो हर किसी में नहीं होती है।
तो जितनी अच्छी कॉमन सेंस होगी, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जितने जी फैक्टर ज्यादा होंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से कोई भी आदमी है, कोई मनुष्य है, स्किल्स को सीख सकता है, यानी कि अलग अलग टाइप के जो कौशल्स होते हैं उनको सीख सकता है, विशिष्ट क्षेत्र में सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे अगर हम टीचर की बात करते हैं, टीचर के अंदर अगर स्किल है तो वो सिर्फ टीचिंग लाइन में ही अच्छी तरीके से अपनी सक्सेस पा सकता है, यानी कि उसमें सक्सेस हो सकता है। वातावरण से अर्जित तत्व है। अब यहाँ पे देखो, ये प्राकृतिक तत्व है और ये अर्जित तत्व है, यानी कि इसको एक्वायर, एस फैक्टर होता है, उसको एक्वायर करना पड़ता है, उसको उसका अर्जन करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। लेकिन जो जी फैक्टर है वो प्राकृतिक है, जन्मजात है और सार्वभौमिक तत्व है जो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अगर हमें किसी भी चीज को सीखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको लर्न करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी हम एस फैक्टर को एक्वायर कर सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं। फिर बात आती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में। इस ये जो दी थी वो लुइस थर्स्टन ने दी थी ये थ्योरी। अब इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई थी कि जो हमारा माइंड होता है वो अलग अलग चीजों को करता है। इन्होंने सबसे पहले कहा था जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होता है वो इसका पहला पार्ट होता है। हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसको पहला रूप इन्होंने दिया था, जिसमें ये कहा था जो बातचीत बोध होता है, यानी कि अलग अलग लोगों में बोलने की जो क्षमता होती है, पढ़ने की जो क्षमता होती है, लेखन शैली जो होती है वो इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, जिनके अंदर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा होता है। दूसरी है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यानी कि अलग अलग टाइप की जो मैथ्स की एबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी इस टाइप में आ जाती हैं। ये व्यक्ति रीजनिंग में अच्छे हो सकते हैं, मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, अलग अलग तरह की जो जॉब्स होती हैं जो मैथ्स से रिलेटेड होती हैं उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इनका जो दिमाग होता है वो रैशनली काम करता है, अंधविश्वासों में ज्यादा ये पढ़ते नहीं है। तीसरा है स्पेशल एबिलिटीज, यानी कि चीजों को देखकर एक अनुमान लगा दिया जाता है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे जो डिजाइनर होते हैं जो मकान वगैरह का डिजाइन करते हैं, जगह को देख के ही जो मिस्त्री होते हैं वो बता देते हैं कि इस रूम में इतनी जगह में इतने रूम निकल आएंगे, यहाँ पे लेटरिन होगी, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा। ये सब जो चीजें होती हैं सारी की सारी उन लोगों के अंदर पाई जाती है जिसमें स्पेशल एबिलिटीज देखने को मिलती हैं। फिर आती है परसेप्चुअल एबिलिटीज, यानी कि जो जिनमें ये एबिलिटीज होती है उनका जो दिमाग होता है बहुत ज्यादा जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं उनको अच्छी तरीके से याद रख सकता है। ठीक है, जैसे डेट्स वगैरह, हिस्ट्री में जो डेट वगैरह याद करने का जो काम होता है वो इस एबिलिटीज के थ्रू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रात्यक्षिक योग्यता। यानी कि जो हमारे अंदर याद करने की जो स्किल होती है वो सारी की सारी परसेप्चुअल एबिलिटीज के अंदर आती हैं। फिर वर्ड फ्लुएंसी, अलग अलग टाइप के जो लीडर्स होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं अलग अलग पार्टी के, उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। शब्द प्रवाह इनका अच्छा होता है, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। फिर मेमोरी का काम होता है, यानी कि स्मृति, चीजों को अच्छी तरीके से याद रख पाने का काम इस एबिलिटी के अंदर आता है। फिर आता है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आज्ञानात्मक तर्कना, यानी कि जो जज वगैरह होते हैं हम किस तरीके से एक फैसला दे सकते हैं अच्छी तरीके से, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करके, और एक लास्ट में एक सच्चे निर्णय पर पहुंचने का जो काम होता है वो सिर्फ वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर ये इंडक्टिव रीजनिंग की एबिलिटी पाई जाती है। अब जो हायरार्किकल थ्योरी थी वो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये दी थी ऑथर जेनसन ने। इसमें बेसिकली दो स्तर उन्होंने बताए थे, जो पहला लेवल था और दूसरा लेवल, जिसमें पहला जो लेवल था वो था सचार्यात्मक अधिगम, यानी कि एसोसिएटिव लर्निंग। तो इसमें जैसी इंफॉर्मेशन हम बच्चे को देते हैं उसी रूप में हम उससे वापस करते हैं। तो उदाहरण किसी भी चीज को रट कर याद करने का काम होता है। तो जो रोट लर्निंग होती है, बच्चे को हमने दो की टेबल याद करवा दी, ठीक है, तो वो हमें उसी तरीके से सुनाएगा। हमने मैथ में माइनस करने का उसको एक तरीका बता दिया, उसको हमने डिवाइड करने का एक तरीका बता दिया, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बता दिया, तो वो आगे जितने भी काम होगा वो उसी मेथड से करेगा। ठीक है, तो ये होती है एसोसिएटिव लर्निंग, यानी कि जैसी इंफॉर्मेशन हमने उसको दी थी उसने हमें वैसे ही वापस दे दी। ठीक है, तो ये होती है, ये इन्होंने पहला लेवल बताया था। और जो दूसरा लेवल था वो था संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी। इसमें क्या होता है, हमने बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी, उसने अपना दिमाग लगाया उसमें और उस चीज में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसमें परिवर्तन करके हमें उसने हमें दोबारा उसको समझा दिया। ठीक है, यानी कि जैसे हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं या जैसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें अपना दिमाग दिमाग लगाता है, यानी कि अपनी कॉग्निशन जो स्किल्स होती हैं उनका यूज करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है, परिवर्तन करके उसको हमें दोबारा वापस कर देता है, दोबारा समझा देता है। तो ये ऑथर जेनसन ने दो लेवल बताए थे, एक था एसोसिएटिव लर्निंग और दूसरा था कॉग्निटिव एबिलिटी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ये जो दी थी जो थ्योरी थी वो जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। इसमें बेसिकली एक इन्होंने कहा था जो हमारा का पूरा जो इंटेलेक्चुअल है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो एक क्यूब की तरह है, जिसमें जैसे क्यूब में तीन विमाएं होती है ना, एक होती है हमारी हाइट होती है, एक बेस होती है, एक लेंथ होती है।
ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। और एक दिमाग को, एक डायमेंशन को इन्होंने कंटेंट कहा था, कंटेंट माना था। एक डायमेंशन को इन्होंने प्रोडक्ट कहा था, और जो तीसरा डायमेंशन था उसको इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया था। इनके अंदर इन्होंने अलग अलग टाइप की चीजें बताई थी, जैसे 1 2 3 4 5। जो कंटेंट था उसमें 5 चीजों को रखा था, प्रोडक्ट में 6, और जो ऑपरेशन था उसमें 5 चीजों को रखा था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 180 क्यूब निकल कर आते हैं। तो इन्होंने यही कहा था कि जो हमारा पूरा दिमाग होता है उसमें 180 क्यूब, 180 तरीके से हम उस चीज को सोच सकते हैं। कंटेंट में इन्होंने कहा था कि हम किस किस वस्तु के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें विजुअल जो हम चीजों को देखते हैं, ऑडिटरी जो चीजें होती है उसको हम सुन सकते हैं, सिंबॉलिक जो चिन्ह होते हैं, सिमेंटिक जो वर्ड्स होते हैं उनको देख के हमारा जो माइंड होता है वो प्रोसेस करने का काम करता है, बिहेवियर होता है हमारा, देखकर उसको काम करता है। ठीक है, तो कंटेंट में उन्होंने 5 चीजें बताई थी। प्रोडक्ट में उन्होंने यूनिट्स को, क्लासेस को, रिलेशन को, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, इन चीजों को बताया था। और ऑपरेशन में इन्होंने एवेल्युएशन को बताया था, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, मेमोरी, कॉग्निशन, इन चीजों को ऑपरेशन के अंदर बताया था। यानी कि किस तरीके से हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं। एवेल्युएशन करने का काम होता है, उसमें हम ऑपरेशन का यूज करते हैं। कन्वर्जेंट प्रोसेस यानी कि अगर इंफॉर्मेशन दी है तो उसी को छोटे रूप में करके वापस देना, यानी कि कन्वर्जेंट प्रोडक्शन करना। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसको बढ़ाकर, यानी कि अलग अलग रूप में उसका प्रोडक्शन करना। ठीक है, चीजें दी है उसको अच्छी तरीके से याद करना, कितने लंबे टाइम तक हम उसको याद कर सकते हैं। कॉग्निशन यानी कि जो हमारा दिमाग होता है उसमें अलग अलग तरह की जो स्किल्स होती हैं उनका यूज करने का काम ऑपरेशन के अंदर किया जाता है। फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो उसकी जो थ्योरी थी वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने कहा था इसमें जो बुद्धियां होती हैं उसमें किस हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तत्व विद्यमान होते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो भाषागत जो बुद्धि होती है वो पाई जाती है कुछ लोगों में। ये जो लोग होते हैं ये अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं। इनकी यानी कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उन पे अच्छी कमांड होती है। दूसरा था लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, यानी कि जो तार्किक और गणनीय जो एबिलिटी होती है, बुद्धि होती है, वो आती है इसके अंदर। इसमें जितने भी अच्छी तरीके से सोचने का, रैशनली थिंकिंग करने का, मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस देने का जो काम होता है वो ये लोग करते हैं, जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। तीसरा स्पेशल स्पेशल यानी कि स्थानिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जगह को देख के ही बता देते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम इस चीज को बना सकते हैं। जो मिस्त्री होते हैं वो उस चीजों को देख के बता सकते हैं। तो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं उनके अंदर स्पेशल एबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। फिर म्यूजिकल यानी कि जिसका म्यूजिक में टेस्ट अच्छा होता है, जो अच्छी तरीके से गा सकता है, उसको म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें ये एबिलिटी पाई जाती है। फिर आती है पांचवी बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक गति संवेदी। जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिम में जो जाते हैं, जिनका शरीर यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर आता है इंटरपर्सनल, यानी कि अंतर वैयक्तिक। ये जो लोग होते हैं वो अलग अलग लोगों से अपनी सोसाइटी में अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। जब उनका कोई काम पड़ेगा तो उसको अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। यानी कि जो सोशल स्किल्स होती हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोगों में ज्यादा अच्छी पाई जाती हैं। फिर आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिक, यानी अपने आप को जो समझने का काम होता है ना, वो इसके अंदर इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाई को समझने का, अपने आप को समझने का, यानी कि जो अपना ऑब्जर्वेशन होता है वो करने का काम इंट्रापर्सनल लोगों के अंदर ज्यादा होता है। यानी कि जो इंटरपर्सनल वाले लोग होते हैं वो हम ये कह सकते हैं समाज में घुलने मिलने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो इंट्रापर्सनल वाले लोग होते हैं वो अपने आप में ही एक शाई टाइप के बंदे होते हैं, जो अपने आप में ही मशगूल रहते हैं, उनको दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आता है नेचुरलिस्टिक, जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वो नेचर में अच्छा काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, नेचर वनों में रहना उनको अच्छा लगता है। यानी कि ये प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, अलग अलग टाइप के जो फूल पौधे होते हैं उनसे उनको लगाना उनको अच्छा लगता है। तो ये था मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। अब बात करते हैं ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो थ्योरी दी थी वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसमें बेसिक जो 3 टाइप की इंटेलिजेंस थी उसके बारे में बात करी थी। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंशियल, यानी कि जो घटके बुद्धि होती है वो इन्होंने बताई थी। दूसरी थी एक्सपेरिमेंशियल, यानी कि जो अनुभाविक बुद्धि है वो इन्होंने उसका सेकंड टाइप बताया था। और कंटेक्चुअल यानी कि जो संदर्भिक बुद्धि है वो इन्होंने इसका तीसरा टाइप बताया था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंशियल
यानी कि घटकीय बुद्धि के बारे में, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो समस्या का समाधान करने के लिए समस्या का विश्लेषण हमें करना पड़ता है इसके अंदर, यानी कि हमें अलग अलग तरह के जो घटक होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है समस्या का समाधान करने के लिए। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, और ये जो 3 पार्ट होते हैं तीनों अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले जो जो पहला पार्ट होता है वो ज्ञान अर्जन का होता है, यानी कि नॉलेज एक्विजिशन का होता है। इसमें क्या होता है, काम करने के जो तरीके होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगर आपको कोई काम करना है, गाड़ी चलानी है, ठीक है, यानी कि काम करना, गाड़ी चलानी है, तो उसके गाड़ी किस तरीके से चला सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में नॉलेज एक्वायर की जाती है, उससे संबंधित ज्ञान लिया जाता है। दूसरा होता है प्लानिंग करने का, यानी कि योजना बनाने का काम होता है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आती हैं। अब आपके पास सबसे पहले आ गया कि आपको गाड़ी चलानी है, आपको नॉलेज आ गई। अब आप प्लानिंग करोगे हमें कैसे करना है। सबसे पहले मैं गाड़ी में बैठूंगा, इस तरीके से सारी के सारी काम होते हैं, ये आप सोचोगे, एक मतलब परफेक्ट प्लानिंग बनाने का काम करोगे। ये होता है दूसरा स्तर इसका। और जो तीसरा होता है निष्पादन, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, वास्तव में किसी कार्य को करना। अब आप एक्चुअल में गाड़ी चलाओगे, आपने गाड़ी चलाने के तरीके देख लिए, गाड़ी को चलाने की प्लानिंग कर ली, अब आप एक्चुअल में गाड़ी चलाओगे, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 इसके कंपोनेंट बताए थे। फिर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल या फिर अनुभाविक बुद्धि के बारे में। तो समस्या का समाधान करने के लिए जो पुराने अनुभव होते हैं, यानी कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, हम उसका यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो भी पहले हमने गलतियां करी थी हम उसको आगे रिपीट नहीं करेंगे। तो पुराने अनुभवों में अपनी सृजन शक्ति, यानी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव एबिलिटी होती है, उसका उपयोग करके नया समाधान निकालते हैं। ये होता है एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस या फिर अनुभाविक बुद्धि। फिर जो थर्ड टाइप की उन्होंने इंटेलिजेंस बताई थी वो थी कंटेक्चुअल या फिर सांदर्भिक बुद्धि। इसके अंदर क्या होता है, इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, व्यवहारिक बुद्धि या फिर व्यावसायिक बुद्धि। आप इसमें समझो कि जो हमारी बुद्धि होती है वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार काम करती है, यानी कि जो व्यवहार होता है, व्यवहारिक बुद्धि भी उसको बोला जाता है, व्यवहार के अनुसार काम करती है। जैसे हमारे आसपास व्यवहार हो रहा होता है, परिस्थितियां होती है, तो उसके अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है, हमारी बुद्धि सोचने का काम करती है। अब मतलब इसका यही होता है, जैसा देखता है वैसा ही बन जाता है, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे पास झूठे लोग हैं तो हम भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमारे पास सच्चे लोग हैं, सच बात कर रहे हैं, तो हम भी सच बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अपने वर्तमान पर्यावरण से शीघ्र ही अनुकूलित, यानी कि उसमें एडजस्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। आवश्यकता के अनुरूप वातावरण में अपने हमारे जो एनवायरमेंट होता है उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि पास्ट थ्योरी जो थी वो जेपी दास, जैक नैगलियरी और किर्बी के द्वारा दी गई थी, उसको प्रतिपादित किया गया था। इसमें इन्होंने बेसिकली तीन तीन चीजों को बताया था, प्लानिंग की, अटेंशन अराउजल की, और साइमल्टेनियस सक्सेसिव के बारे में, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अटेंशन अराउजल। अटेंशन अराउजल का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को देखा, एक स्टिमुलस को देखा, एक उद्दीपक को देखा, और हमारे मन में कुछ अराउजल आई। अब हम उस पर ध्यान जब भी दे पाएंगे जब हमारे अंदर अराउजल आएगा, तभी हम उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जैसे एक उद्दीपक होता है, उद्दीपक को बोलते हैं हम स्टिमुलस। स्टिमुलस ऐसा एक तत्व होता है जो हमारे अंदर कुछ डिजायर को, कुछ इच्छाओं को जागृत करने का काम करता है। अब जब स्टिमुलस आपके सामने है तब एक उत्तेजना जगेगी, ठीक है, एक इच्छा जागृत होगी जो कि है अराउजल, और फिर उसके बाद में हम अटेंशन दे पाएंगे उस चीज के बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कोई टीचर है, टीचर ने आपसे बोला कि आपका होगा कल टेस्ट, आपको पता नहीं था इस चीज के बारे में। अब आपके अंदर क्या होगा, ध्यान लगेगा, आपके अंदर एक डर पैदा होगा। यानी कि सबसे पहले टीचर जो था उसने उद्दीपक का काम किया, यानी कि वो एक स्टिमुलस बन के आया जिसने जो आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता है। टीचर ने बोला आपका टेस्ट है, आपके अंदर एक फियर डेवलप हुआ, यानी कि अब आपके अंदर एक उत्तेजना पैदा होगी डर की, आप अच्छे से उस चीज पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस कर पाओगे। अब साइमल्टेनियस सक्सेसिव की बात करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को हम अपने माइंड में 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर अटेंशन आ गई है, अब हमें वो काम करना है, उससे रिलेटेड हमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, हम इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे, उसको अर्जन करेंगे। तो जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है तो हम उसको 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है सैकालिक। सैकालिक का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं हम उनको अपने माइंड में रखते हैं। यानी कि हमें टेस्ट देना है तो टेस्ट नहीं, हम गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी अगर हमें सीखनी है तो गाड़ी चलाने से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम ये गलत कर देंगे, अगर हम एक्सीडेंट कर देंगे, तो ये सब काम हो सकते हैं। यानी कि उससे संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं वो सारे के सारे सैकालिक
इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन से जितने भी पक्ष संबंधित जो पक्ष होते हैं उनको हम सैकलिक बुद्धि के अंदर डालते हैं, सैकलिक रूप से उसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है अनुक्रमिक, यानी कि जितने भी तथ्य होते हैं हम उनको एक क्रम के रूप में याद करते हैं। जैसे हम जो काउंटिंग्स होती हैं हम उसको एक क्रम के रूप में याद करते हैं, हम टेबल्स वगैरह जो होती हैं पहाड़े होते हैं उनको एक क्रम के रूप में याद करते हैं। और जो अगर हम उसको एक क्रम के रूप में याद नहीं करेंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको टू की टेबल के स्टार्टिंग के कुछ नहीं आते हो, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टू नाइन जा कितना होता है तो आप मेरे को टू नाइन जा जब भी बता पाओगे जब आपने ऊपर के जितने भी पहले के पढ़ रखे हैं, टू वन जा टू होता है, टू टू जा फोर होता है, इस टाइप में। ठीक है, तो एक क्रम के रूप में हम चीजों को याद करते हैं अनुक्रमिक में। ठीक है, अब सब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, अराउजल हो गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्लानिंग। तो जो सूचना होती है उसका भंडारण किया गया है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, किस तरीके से हमें उस काम को करना है। हमारे पास अलग अलग टाइप के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वो आ जाते हैं कि हमें किस विकल्प को अपनाना है। अब एक विकल्प को अपनाने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, कार्यान्वयन होने लगती है वो जो प्लानिंग हमने करी है। अब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, वो काम करने लग जाती है, हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करने का काम करते हैं। और अगर मूल्यांकन करते हैं, कुछ हमें उसमें संशोधन आवश्यकता पड़ती है, संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसको करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है वो किस तरीके से बनावट होती है, किस तरीके से बनती है। तो बेसिकली यही कहा जाता है इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो हमारी आनुवांशिकता और हमारे वातावरण का एक उत्पाद है। जब आनुवांशिकता का मतलब होता है जो भी जीन्स वगैरह हमें प्राप्त हुए अपने माता पिता से, वो हमारी बुद्धि को निर्धारित करते हैं। और जिस भी एनवायरमेंट में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, तो हमारी आनुवंशिक तत्व वातावरण से क्रिया करते हैं, तब जाके हमारी बुद्धि बनती है। तो बेसिकली यही कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर यानी कि किस तरीके से हमारी जो प्रकृति है वो है, और नर्चर किस तरीके से हमारा पालन पोषण हुआ है, किस तरह के एनवायरमेंट में हम रहे हैं। तो वो उन जब ये दोनों आपस में अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, तब इंटेलिजेंस बनती है। यही कहा जाता है इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो आनुवांशिकता होती है वो क्या करती है, बुद्धि की जो लिमिटेशंस होती हैं उसको फिक्स कर देता है, यानी कि एक बुद्धि की लिमिटेशंस होती हैं, बुद्धि को निर्धारित कर देगा कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा। ये जो बुद्धि की जो लिमिटेशंस होती हैं वो हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता निर्धारित करती है, जो उसको अपने एंसेस्टर्स से, माता पिता से, उसके जो पूर्वज होते हैं उनसे मिलते हैं। दूसरी तरफ जो वातावरण होता है वो एक ऐसा काम करता है कि जितनी फिक्स लिमिटेशंस हैं, यानी कि जो हेरिडिटी ने लिमिटेशंस लगाई थी, उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने के लिए जो भी अवसरों को प्रदान करने का काम करता है वो एनवायरमेंट करता है। यानी कि हेरिडिटी ने एक लिमिट लगा दी कि कोई भी व्यक्ति इतना ही बुद्धिमान होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन लिमिटेशंस तो लगा दी है अब, लेकिन उसको अचीव करने में, उस लिमिटेशन तक पहुंचने में जो फैक्टर काम करेंगे वो एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये होता है लिमिटेशन। जो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो किस तरीके से लिमिटेड होती है, और एनवायरमेंट उसमें क्या अपना योगदान देता है। यानी कि जो बुद्धि का निर्धारण होता है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो बुद्धि जो होती है वो जो हमारी हेरिडिटी होती है, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है, और किस तरह के एनवायरमेंट में हम रहते हैं उस पर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो दो बच्चे हैं, उनको गोद लिया गया और वो दोनों जो है वो जुड़वा भाई हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग घरों में गए हैं। अगर अगर हम ये मानते हैं कि अगर जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई बहन है, एक घर में रहते तो उनकी बुद्धि सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि दोनों की बुद्धि में क्या फर्क पड़ता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। तो एक का नाम है वरुण और दूसरा का नाम है करण। ठीक है, तो वरुण और करण दो भाई हैं। तो एक को पिछड़े और गरीब परिवार के द्वारा गोद लिया गया है, यानी कि जिस घर में वरुण गया है वो एक पिछड़ा परिवार है, गरीब परिवार है, वो उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकता है। और जहां पर ये वरुण रहता है वहाँ का जो उसकी जो सोसाइटी है वो भी काफी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि उसका जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम करण की बात करते हैं तो एक पढ़े लिखे परिवार में गया है, एक अमीर परिवार में गया है, उसके द्वारा गोद लिया गया। और जहाँ पे करण रहता है तो वो भी एक पॉश एरिया है, काफी वीआईपी एरिया है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि जो सोसाइटी है, यानी कि उसका जो एनवायरमेंट है वो काफी अच्छा है। तो अब दोनों की बुद्धि में हमें फर्क देखने को मिलेगा। उसकी जो वरुण है उसकी बुद्धि का स्तर जिन लोगों के साथ में वो रहता है
उन तक पहुंच जाएगा, यानी कि उस लेवल तक हो जाएगा। लेकिन अगर हम करण की बात करते हैं तो वो पढ़ा लिखा होगा, अमीर होगा, उसकी थिंकिंग उसी टाइप की होगी। ठीक है, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों की जो थिंकिंग है वो अलग है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमारे पास जो हमारा एनवायरमेंट है वो अलग है, दोनों के अंदर जो लिमिटेशंस होगी वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो दोनों की बुद्धि में हमें अंतर देखने को अवश्य मिलेगा। अब बुद्धि का जो मूल्यांकन होता है वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसका जो पहला प्रयास था वो 1905 में किया गया था, जो कि अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन के द्वारा किया गया था। इन दोनों ने ही सबसे पहले बुद्धि के मूल्यांकन के लिए काम किया था। इसमें जो संशोधन हुआ था, यानी कि अमेंडमेंट हुआ था, वो 1908 के अंदर हुआ था। 8 में इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन किए थे, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, यानी कि जो हमारी मानसिक आयु होती है उससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया था। अब जो मानसिक आयु होती है वो क्या होती है? किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के विभिन्न के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यानी कि एग्जाम्पल से हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का है जिसका नाम है ए, एक लड़का है बी, दोनों का जो जन्म हुआ है वो एक साथ हुआ है। ठीक है, तो दोनों का जो जन्म है वो एक साथ हुआ है, लेकिन अगर हम दोनों की मेंटल एज की बात करते हैं तो दोनों की मेंटल एज सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अगर हम दोनों की मेंटल एज के बारे में बात करते हैं तो वो भी अलग हो सकती है। ठीक है, तो ए का बौद्धिक विकास कितना है, बी का बौद्धिक विकास कितना है, यानी कि दोनों एक ही टाइम पर पैदा हुए, एक ही दिन पैदा हुए, एक ही समय पर पैदा हुए, एक ही एज के हैं। ठीक है, तो अगर हमें दोनों का विकास, दोनों का जो बौद्धिक विकास होता है उसका पता करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी मेंटल एज निकालनी पड़ेगी। ए की जो मेंटल एज है वो बी के मेंटल एज के बराबर है, तो उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से जा रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया था वो था क्रॉनिकल एज का, यानी कि कालानुक्रमिक आयु का। इसमें जन्म लेने के बाद जो उसकी आयु है, बीत जन्म लेने के बाद जो बीत चुकी अवधि के बराबर होती है हमारी क्रोनिकल एज। यानी कि हमारी जो एज होती है, एक्चुअल एज जो है वो होती है कि जन्म से लेकर आज तक, यानी कि अभी तक जो हमारी एज होती है वो हमारी क्रोनिकल एज होती है, जो रियल एज होती है। ठीक है, मेंटल एज क्या होती है कि हमारी जो सेम एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं, हमारा जो मेंटल लेवल है उनके बराबर है या नहीं है। अब तो एक कॉन्सेप्ट आता है बौद्धिक मंदता का, जिसमें ये कहा जाता है कि जिसकी मानसिक आयु, उसकी जो क्रॉनिकल आयु होती है, क्रॉनिकल एज होती है, उससे 2 वर्ष कम हो तो उसको बौद्धिक मंदता के रूप में देखा जाता है, उस व्यक्ति को बौद्धिक मंद कहा जाता है। अब बात आती है इंटेलिजेंट क्वोशेंट की, यानी कि आईक्यू के बारे में। तो आईक्यू का जो डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, वो 1912 में हुआ था, विलियम स्टन के द्वारा किया गया था। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट को बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है, जिसमें हमारी जो मेंटल एज होती है उसको डिवाइड किया जाता है हमारी क्रॉनिकल एज से, और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसका अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं उन सब में अलग अलग आईक्यू पाया जाता है। जिसका जो आईक्यू है 130 से अधिक होता है वो अति श्रेष्ठ होता है, वो काफी अच्छा माना जाता है। 120 से 130 के बीच में श्रेष्ठ होता है। 110 से 119 तक उच्च औसत होता है, यानी कि हायर एवरेज होता है। 90 से 109 तक एवरेज होता है, एवरेज माना जाता है। 80 से 89 तक निम्न औसत माना जाता है। 70 से 79 तक सीमावर्ती, यानी कि थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है इसको। 70 से कम की अगर हम बात करते हैं तो उसको बौद्धिक रूप से अशक्त माना जाता है। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक होती है बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली या फिर अतिश्रेष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वो आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, प्रतिभाशाली के अंदर। दूसरी तरफ आते हैं अशक्त, जो बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं, जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वो आते हैं अशक्त, यानी कि बौद्धिक रूप से अशक्त लोग होते हैं ये लोग। बात करते हैं प्रतिभाशाली और प्रवीण के बारे में, यानी कि एक तरफ हम बात करते हैं गिफ्टेड की और दूसरे होते हैं टैलेंटेड। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा कि कोई गिफ्टेड है, कोई टैलेंटेड होता है, लेकिन हमारे स्कूल में, हमारी सोसाइटी में गिफ्टेड और टैलेंटेड का मतलब एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो जो गिफ्टेड होते हैं, असाधारण प्रकार की योग्यता होती है जो विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि सभी क्षेत्र के कार्यों को कर सकती है। लेकिन अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। टैलेंट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी जैसे कोई एकेडमिक सब्जेक्ट होता है उसमें टैलेंटेड हो सकता है, मैथ्स में टैलेंटेड हो सकता है, साइंस में टैलेंटेड हो सकता है। लेकिन अगर हम गिफ्टेड की बात करते हैं तो गिफ्टेड जो होता है ओवरऑल जितना पूरा का पूरा एरिया होता है उसमें अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो वो अच्छा स्पोर्ट्स भी खेल सकता है, अच्छी पढ़ाई भी कर सकता है, अच्छी तरीके से सारे काम कर सकता है, तो होता है गिफ्टेड। और जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा होता है उसको बोलते हैं टैलेंटेड। अब जो बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि
जो परीक्षण होते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, एक बार उसको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से अगर हमें इंडिविजुअली बात करनी है, पर्सनली बात करनी है, तो वो होता है इंडिविजुअल टेस्ट। और जब हम सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर बातचीत करते हैं तो वो होता है ग्रुप टेस्ट। दोनों की कमियां होती हैं, दोनों की खामियां, दोनों के फायदे होते हैं। इंडिविजुअल में हम किसी व्यक्ति से पर्सनलाइज होकर बात कर सकते हैं, उसकी तह तक जा सकते हैं, उसके इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसका व्यवहार होता है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ग्रुप में हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। ग्रुप में हमें हर चीज को जनरलाइज करना पड़ेगा, उसको सामान्य मानना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी के हम इंडिविजुअली कनेक्ट नहीं हो सकते ग्रुप टेस्ट के अंदर। फिर जो सेकंड टाइप होता है वो होता है वर्बल। लोगों से हम बातचीत करके, जो अनपढ़ लोग होते हैं, इलिटरेट लोग होते हैं, उनसे हम बातचीत करके पढ़ सक अब उसकी जो बुद्धि होती है उसका टेस्ट कर सकते हैं। नॉन वर्बल में हम उनको पिक्चर्स दिखाकर यूज कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस पे टेस्ट करने के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, जिसकी बुद्धि का भी हमें परीक्षण करना होता है, जिसकी बुद्धि का, जिसकी इंटेलिजेंस का हमें टेस्ट करना होता है, हम उससे इंडिविजुअली पर्सनलाइज होकर बात करते हैं। उसके जितने भी पक्ष होते हैं, जितनी भी उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, वो हम उससे पर्सनली बातचीत करके इंडिविजुअल टेस्ट के माध्यम से उसकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हर बच्चे से फेमिलियर होने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हमें हर चीज को जनरलाइज तरीके से देखना पड़ेगा। यानी कि पूरे जब सभी बच्चे ग्रुप में एक साथ आ जाते हैं तो हम उन चीजों को जनरलाइज करके ही उनसे बातचीत करते हैं, तो उसी से हम बच्चों का जो इंटेलिजेंस होती है उसको जज कर पाते हैं। दूसरा होता है बर्बल, यानी कि हम बातचीत करने के तरीके से, पढ़ने लिखने के तरीके से हम इन चीज को इनकी जो इंटेलिजेंस होती है उसको टेस्ट करते हैं। नॉन वर्बल में हम बिना लिखे बिना पढ़े इन चीजों को टेस्ट करते हैं, इसमें पिक्चर्स वगैरह का यूज किया जाता है उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। फिर आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है कि जिस भी तरीके से जिसकी भी बुद्धि का परीक्षण करना है, वो किस तरीके से किसी काम को कर रहा है, किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहा है, उस चीजों को ऑब्जर्व करके इस टेस्ट को किया जाता है। फिर होता है कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे वेस्टर्न जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर वही टेस्ट अगर हम इंडिया में लेकर आएंगे, क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? क्या हम सभी लोगों की बुद्धि का परीक्षण अच्छे तरीके से कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है। वो उनकी थिंकिंग, जो थिंकिंग होती है वो अलग तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं, हम अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, इंडिया के अंदर ही हमें कितनी वेरिएशन देखने को मिलती है। दिल्ली में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो मेट्रो सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी इंटेलिजेंस के लिए जो टेस्ट होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा रूरल एरिया में है, गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी इंटेलिजेंस को हम उस टेस्ट से नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग दोनों के अलग 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 टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो ये होता है कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। अब इसमें मेनली यही होता है कि जो हमारा जो टेस्ट है वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कोई गांव में रहता है तो उसके लिए गांव जैसा टेस्ट होना चाहिए, अगर कोई शहर में रहता है तो उसके लिए शहर जैसा टेस्ट होना चाहिए। अब हम ये भारत में बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका जो पहला प्रयास है वो SM मोहसिन ने 1930 में किया था। अब उसके बाद में CH राइस आए, इन्होंने विनय का जो बुद्धि परीक्षण था उसका अनुवाद किया उर्दू में और पंजाबी में, यानी कि उसके लिए उसको मानकीकृत किया, उसको स्टैंडर्डाइज करने का पहला प्रयास CH राइस ने किया था। उसके बाद में महालोवेस आए, तो इन्होंने विनय के बुद्धि परीक्षण का बंगाली में मानकीकृत करने का इन्होंने पहला प्रयास किया था। यानी कि सब इन्होंने यही किया था, जो वेस्टर्न से जो भी इन्होंने पैटर्न फॉलो किया था वेस्टर्न ने, उसी को इंडिया में भी लेकर आए और उसका अनुवाद करते गए अलग अलग भाषाओं में। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत में 103 बुद्धि परीक्षण की सूची उपलब्ध है। भारत में 103 बुद्धि परीक्षण के जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इंटेलिजेंस और कल्चर में क्या रिलेशन होता है, उसमें क्या संबंध होता है।
अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि में हम समझ सकें, बुद्धि को हम समझ चुके हैं कि जो पर्यावरण में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। अगर हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो हमारे समाज में जो भी रीति रिवाज चलते हैं, विश्वास होते हैं, कला, साहित्य, इनमें जितनी भी उपलब्धियां होती है उनकी सामूहिक व्यवस्था को संस्कृति कहा जाता है। तो व्यक्ति जो होता है वो समाज में रहता है यानी कि संस्कृति में रहता है, अलग अलग तरह के जो रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करता है, साहित्य की जो रचनाएं होती है उनको पढ़ता है, समाज में जो अलग अलग तरह की मान्यताएं होती है उनको फॉलो करता है, अपना विकास करता है और अपने आसपास के जगत को समझता है, समझने का काम करता है। ठीक है, तो जो संस्कृति होती है यानी कि जो बुद्धि होती है वो संस्कृति के अंदर रहती है। अब ये जो सांस्कृतिक चलन होते हैं यानी सांस्कृतिक परंपराएं होती है उसके अनुरूप ही बुद्धि के ढलने की संभावना रहती है। यानी कि अगर हमारी सोसाइटी में अच्छी संस्कृति है, अच्छा खान पान है, अच्छा पहनावा है, अच्छी अच्छी वेशभूषा है, तो जो हमारी बुद्धि है वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप की हो जाएगी, वो भी उसी तरीके से सोचने का काम करेगी। तो जो हमारे यहाँ चारों तरफ जो एनवायरमेंट होता है उसी के अनुसार बुद्धि के ढलने की संभावना ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रारंभिक मानसिक क्रियाएं होती हैं जैसे रोना, माँ की आवाज सुनकर उसकी ओर ध्यान देना, सूंघना, चलना, दौड़ना, ये सारी की सारी सर्वव्यापी होती हैं यानी कि सभी के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन हम कुछ उच्च मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं जैसे समस्या का समाधान करने का तरीका, चिंतन की शैली, ये सारी की सारी संस्कृति के द्वारा आती हैं। ठीक है, कि हम किस संस्कृति में रहते हैं, उसका उसमें समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, क्या जो हमारी थिंकिंग है वो नैरो रहती है यानी कि हम विस्तृत क्षेत्र तक ही सोच सकते हैं। और अगर हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सोचते हैं, अलग अलग तरीके उसको लेकर आते हैं, तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो संस्कृति के अंदर आती है, संस्कृति उसको प्रभावित करती है। फिर एक टर्म आती है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। जब हमारी जो संस्कृति है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है तो यहीं से एक टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है जो कि पूरे का पूरा जो मेट्रो सिटीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे निकल कर आया है। तो समाज में बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे कौशलों में दक्ष होने के लिए अलग अलग टाइप की जो स्किल्स होती है उसमें कैपेबिलिटीज, जो उनमें क्षमताएं होती है उसका निर्माण करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए यानी कि जो रिसर्च वगैरह होती है, अनुसंधान होते हैं, उनको करने के लिए, एनालाइज करने के लिए चीज़ों को, जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है, जो हमारी स्पीड होती है काम करने की उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है वो आती है। ये बेसिकली इसीलिए होती है कि जो समय के साथ में जो हमारी सोसाइटी है वो मॉडर्न होती रहती है। ठीक है, तो उसी मॉडर्ननेस को हमारे बिहेवियर के अंदर लेके आने के लिए, अपना विकास करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इंटीग्रल इंटेलिजेंस यानी कि समाकलित बुद्धि की बात आती है, जो कि एक कॉन्सेप्ट है जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रल इंटेलिजेंस का यानी कि समाकलित बुद्धि का। इसके अंदर क्या होता है, समाज और संपूर्ण विश्व से व्यक्ति के संबंधों को महत्व प्रदान किया जाता है। यानी कि बुद्धि के जितने भी पक्ष होते हैं विश्व में सभी को एक साथ समाहित किया जाता है, समाकलित किया जाता है, यानी कि उसको एकीकृत किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में अकेला नहीं होता है, उसको चारों तरफ उसके समाज को, उसके पूरे विश्व से उसको संबंध स्थापित करने होते हैं इस बुद्धि के तहत। जो भारतीय विचारक थे वो भारतीय विचारकों ने बुद्धि को उसकी समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखा है। यानी कि उन्होंने ये माना है कि जो बुद्धि है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है जिसमें हमें सभी जितने भी तत्व होते हैं उनको समान हित करना चाहिए, हमारी लाइफ से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उनको। तो इसमें संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक तत्व जितने भी होते हैं दोनों को समाकलन करना चाहिए, उस पर समान रूप से बल इन्होंने दिया है, जितने भी इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब उन्होंने बताया था कि जो भारतीय समाज है उसमें बुद्धि की क्या क्या क्षमताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटी हो सकती हैं जो हमारी इंटेलिजेंस कर सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था एक कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो कौन कौन से काम कर सकता है, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, यानी कि दिमाग से संबंधित जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे हमारा हमारी जो बुद्धि है वो कर सकती है। दूसरा बताया था सामाजिक क्षमता, यानी कि समाज से हमारे जो संबंध होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं, सामाजिक जो काम होते हैं वो भी हमारी बुद्धि कर सकती है। जो चौथा टाइप बताया था वो तो संवैगिक संवेगिक क्षमता यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस, हमारी जो इमोशंस होती हैं हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और संवेगों को भी बुद्धि का ही एक भाग बताया था भारतीय समाज में।
फिर उद्यमी क्षमता यानी कि हमारी जो बिजनेस करने की, व्यापार करने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर आती है। हमारा रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है, वो सारी की सारी उद्यमी क्षमता के अंदर आती है। और इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं उनको बुद्धि के अंदर समाहित किया गया है। फिर हम बात करते हैं सामवेगिक बुद्धि के बारे में। इसका जो प्रतिपादन है वो सेलोवी और मेयर के द्वारा इसको दिया गया था, यानी कि उसको प्रतिपादित किया गया था। तो जो सामवेगिक बुद्धि है उसको एक ऐसी कैपेबिलिटी के रूप में बताया है, एक ऐसी योग्यता के रूप में बताया है जिसमें हम अपने और दूसरे के जो संवेग होते हैं यानी कि इमोशंस होते हैं उसको समझ सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं यानी कि उसमें विभेदन कर सकते हैं, और जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है यानी कि प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहारों को निर्देशित करने की जो योग्यता होती है वो सामवेगिक बुद्धि के अंदर आती है। जो सामवेगिक बुद्धि है वो हमारी बुद्धि का भावनात्मक है, यानी कि हमारे इमोशनल एस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ का, उससे संबंधित है। अब जो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बुद्धि के अंदर शामिल करके उसका विस्तार करते हैं, यानी कि इमोशंस को हम बुद्धि के अंदर शामिल करते हैं और जो बुद्धि का दायरा होता है हम उसको बढ़ाते हैं। तो एकेडमिक्स में अगर हमें सफल होना है तो हमारा आईक्यू अच्छा होना चाहिए, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अच्छी होनी चाहिए अगर हमें एकेडमिक्स में यानी कि हमारी पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना है। अगर हमें जिंदगी में सफल होना है तो हमारा जो सामवेगिक, हमारे अंदर जो सामवेगिक बुद्धि होती है यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो जिसके अंदर ये सामवेगिक बुद्धि ज्यादा पाई जाती है तो इस प्रकार की बुद्धि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का निर्माण करती है, यानी कि हमारी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, अलग अलग टाइप की जो चैलेंजेस आती हैं, हम और उसका सामना जब भी कर सकते हैं जब हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे अगर अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो किस तरीके से काम कर सकता है, तो अपनी भावनाओं और संवेगों को समझ सकता है, उसके प्रति संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव रह सकता है, दूसरे व्यक्तियों के संभोगों को जो इमोशंस होते हैं उसको समझ सकता है और उसके प्रति संवेदनशील हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है। दूसरे का अगर वो इमोशंस को समझ जाता है तो वो उससे कुछ गलत बात नहीं कहेगा, कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो उसको बुरा फील करवाए। अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं समस्या समाधान करने और उसको उसके लिए जो निर्णय लेने का जो टाइम होता है, निर्णय लेने के समय उसको ध्यान में रख सके कि अगर कोई मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ, ठीक है, तो मुझे गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमें समझ आने चाहिए। फिर हमारे जो संवेग होते हैं अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता के शक्तिशाली प्रभाव को समझे। अगर मैं गुस्सा करता हूँ, मेरी जो प्रकृति है वो गुस्सा करने की है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं वो उन चीजों को समझना इन लोगों के लिए आसान होता है। अपने संवेगों और उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरे से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति की जा सके। सही सेम मतलब इसका, अगर हमें गुस्सा आता है, हम दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें अपना जो गुस्सा है, फ्रीसनेस है, वो हमें दिखानी नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो शांत रह सकता है और हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी पाई जाती है, ठीक है, तो उसके जीवन में कुछ प्रभाव आते हैं, एक बार उसको देखते हैं। तो वो जीवन में सफल नहीं हो पाते, भले ही उनका एकेडमिक्स अच्छा होता है, वो 90% मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन लाइफ में जब वो जो फेलियर्स होते हैं उसका सामना करते हैं, जो रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं उनको डील करते हैं, तो वो उससे घबरा जाते हैं, लोगों के साथ अच्छे संबंधों को नहीं बना सकते हैं, ज्यादा शाई टाइप के होते हैं। ठीक है, नए वातावरण में ये अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, उसको समायोजन करने में समस्या आती है। परिवार में घुल मिल नहीं पाते हैं, यानी कि सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों से अच्छे रिलेशन नहीं बना सकते हैं। अब अगर किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, उसके किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। मैंने आपको बताया था अच्छे से रिलेशन नहीं बना सकते हैं, उनके अंदर जो समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होती है वो नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कोटा की, तो कोटा में हमें पता है अलग आए दिन सुसाइड होते रहते हैं, और ये होता है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसकी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लाइफ में जो फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको वो डील नहीं कर पाते हैं, उसकी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। जो बंदे सुसाइड करते हैं उनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एमएनसी में काम करता हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके साथ भी यही समस्या आती है, उनका आईक्यू भले ही अच्छा हो लेकिन उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी आती है।
ठीक है। तो इनका जो आईक्यू होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, सब कुछ करने में अच्छा होता है, बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं। लेकिन जब वो उस लेवल पर पहुंचते हैं तो उनके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो बहुत कम होता है, और सुसाइड कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है अधिक्षमता या फिर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पोटेंशियल होता है, हम अलग अलग स्किल्स को सीख सकते हैं या नहीं, वो कहलाता है हमारा एप्टीट्यूड। ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका था कि अगर हमें कोई एनवायरनमेंट दिया जाए तो क्या हम उस काम को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, तो वो होता है एप्टीट्यूड। अगर अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेस होना है, तो हमारे अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो है एप्टीट्यूड और दूसरा है इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब मैं बता चुका हूँ, किसी काम को करने की क्षमता होती है, वो एप्टीट्यूड होती है, क्या हम वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी कार्य को करने की जो वरीयता होती है वो कहलाती है इंटरेस्ट। हम अपने आप को किस काम में अपने आप को सबसे ज्यादा बिजी रखते हैं, वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं, अगर किसी काम को करने में हमारा जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा है, हमारा जो एप्टीट्यूड है वो उस काम को करने में ज्यादा है, लेकिन अगर उस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि उसमें रुचि नहीं है, या फिर एक दूसरा केस हो सकता है, उसमें हमारा एप्टीट्यूड तो नहीं है लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है, हम उसी काम को ज्यादा करे जा रहे हैं, तो ऐसे में जो रिजल्ट है ना, दोनों स्थितियों में वो नेगेटिव निकल कर आएगा, यानी कि उस काम में हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमारे अंदर एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और हमारे अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस काम के लिए। अब बात करते हैं हम बुद्धि और सृजनात्मक के बारे में, सृजन शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसके बारे में। तो बुद्धि को हमें पता है, हमारी जो बुद्धि होती है वो जानकारी समझ को समझने के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी जो क्षमता के रूप में हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो सृजनात्मकता होती है वो एक नई और असामान्य दृष्टि से चीजों को देखने की क्षमता होती है, यानी कि चीजों को हम किस तरीके से देख सकते हैं, अलग नजरिए से देखने की जो क्षमता होती है वो सृजनात्मकता कहलाती है। वो क्षमता जिसके अस्तित्व को किसी ने पहचाना तक नहीं, यानी कि उस चीज के बारे में पहले किसी ने नहीं बताया, वो होती है क्रिएटिविटी। या फिर यह नए, असामान्य और प्रभावी हल के साथ प्रदर्शित होती है, यानी कि क्रिएटिविटी में हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत सारी नई चीजों को लेकर आता है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा पाई जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या फिर सृजनशील है? दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो वो सृजनशील नहीं हो सकता, जो सृजनशील है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, दो भाई हैं, वरुण और करण। ठीक है। दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो जो वरुण है वो काम को समय पर पूरा करता है, अच्छे नंबर लेकर आता है, यानी कि अच्छे मार्क्स लेकर आता है, जो टीचर्स और पेरेंट्स उसको अच्छे जो आदेश देते हैं उसको अच्छे से समझता है, उसको फॉलो करता है। लेकिन कभी एक ऐसा विचार नहीं रखता जो उसका खुद का हो, यानी कि अपनी माइंड से कुछ ऐसी चीजें नहीं लेकर आता, उसमें क्रिएटिविटी नहीं लेकर आता है। ठीक है। तो अच्छे अंक लेकर आता है, पढ़ाई में अच्छा है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ फॉलो करता है, जो काम होता है उसको टाइम पर कंप्लीट करता है। ठीक है। तो वो बुद्धिमान है। लेकिन अगर हम वरुण की बात करते हैं तो वो एक एवरेज स्टूडेंट है, औसत स्तर का छात्र है, उच्च श्रेणी में नहीं रहता है, यानी कि अच्छे नंबर लेकर नहीं आता है, चीजों को सीखने में वरीयता देता है, यानी कि अच्छी अच्छी जो नई नई चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उसको सीखने में ज्यादा महत्व देता है। काम करने के जो तरीके होते हैं उसमें सुधार लेकर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वरुण है वो सृजनशील है, क्योंकि वो नए नए तरीके डेवलप करता है, नए नए तरीकों में सुधार करता है कि हम किसी काम को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वरुण है वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है। लेकिन करण की हम बात करते हैं तो बुद्धिमान नहीं है लेकिन वो सृजनशील है। और वरुण बुद्धिमान तो है लेकिन वो सृजनशील नहीं है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक बुद्धिमान और दूसरा सृजनशील।